नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द चार्जिंग पॉइंट में। आज हम बात करेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या है, व्हाट इज़ सैटेलाइट, सैटेलाइट कैसे काम करता है, हाउ सैटेलाइट वर्क्स, ब्रॉडकास्टिंग कंपनियां इस बिजनेस में कैसे पैसे कमाते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे इंटरनेट वीडियो में बफरिंग क्यों होती है जबकि टीवी ब्रॉडकास्टिंग में बफरिंग नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आप नोटिस किए होंगे कि जब वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो बफरिंग होने लगता है, रुक रुक करके चलने को हम बफरिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाता है। सैटेलाइट के लिए रिलेटिव मोशन कंडीशन पाने के लिए आवश्यक ऑर्बिटल रेडियस 42,164 किलोमीटर है। इस ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट टीवी को इसी ऑर्बिट में पार्क किया जाता है। आजकल ये जियो स्टेशनरी बेल्ट सैटेलाइट से भरे पड़े हैं। टाटा स्काई के दो सैटेलाइट वहाँ पे हैं, रेडियो के होते हैं, सन टीवी के होते हैं, डिश टीवी के होते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट पार्क करके वहाँ पे रखे जाते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। टाटा स्काई के दो हैं जिनका नाम है इनसेट 4A, जीसेट 10, ऑर्बिट में पार्क करके रखा हुआ है। अर्थ के सेंटर से जियो स्टेशनरी का जो रेडियस है वो 42,164 किलोमीटर है। इसी दायरे में वो सैटेलाइट पार्क करके रखे जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि सैटेलाइट को पावर कहाँ से मिलता है। मान लो कि सैटेलाइट एक मशीन है, तो लाजमी है कि मशीन को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पावर आता कहाँ से है? तो बता दें कि सैटेलाइट में सोलर पैनल के प्लेट्स लगे होते हैं जिनसे उनको पावर मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चक्कर लगाता है। तो अब आप सोचेंगे कि सैटेलाइट सन को जब फेस नहीं करता रहेगा, उस केस में उसे पावर कहाँ से मिलता रहेगा। मतलब जब अंधेरा रहेगा उस टाइम पे सूर्य की रोशनी जब नहीं रहेगी तो उसको पावर कहाँ से मिलता रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें बैटरी बैंक लगे होते हैं, वो चार्ज होते हैं। उस केस में उसको पावर बैटरी बैंक से मिलता है। सैटेलाइट में एक छोटा सा इंजन होता है, उसे हम थ्रस्टर बोलते हैं। उसका काम होता है सैटेलाइट को करेक्ट पोजीशन पे रखना, ऑर्बिट के अंदर करेक्ट पोजीशन पे रखने का काम करता है। कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए सैटेलाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है उसे हम ट्रांसपोंडर बोलते हैं। ट्रांसपोंडर एक फ्रीक्वेंसी को बेस स्टेशन से रिसीव करता है और उसे एम्पलीफाई करता है और उसमें से नॉइज़ को रेक्टिफाई करता है और फिर इसे एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वापस अर्थ पे ट्रांसमिट करता है। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। आप अलग अलग बैंड के एंटीनास देख सकते हैं, जैसे टाटा स्काई, सन टीवी, डीटीएच, बहुत सारे हैं एंटीनास। टाटा स्काई के लिए कू बैंड 10 to 18 गीगाहर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का आमतौर पर यूज किया जाता है। इन कू बैंड सिग्नल में अच्छी पावर होती है, जिसमें छोटे साइज के रिसीवर एंटीनास को फिट किया जाता है। पहले सी बैंड सिग्नल जिनकी एनर्जी कम होती है टेलीविज़न कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते थे, और इनके लिए पहले के दिनों में बड़े एंटीनास का यूज किया जाता था। लेकिन कू बैंड सिग्नल रेन में अफेक्टेड होता है, इसलिए साइंटिस्ट को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में सुधार करने की ज़रूरत है। अब देखेंगे कि टीवी चैनल्स हमारे टीवी तक कैसे पहुंचता है। हम बात करते हैं जी न्यूज़ के बारे में। उनके पास वीडियो प्रोडक्शन फैसिलिटी होती है और बड़े पैमाने पे देखने के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं 24/7। वी कॉल देम अ प्रोग्राम सोर्स। प्रोग्राम सोर्स हम उसे बोलते हैं। इन चैनलों को एक ही टाइम पे कई सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग के नेटवर्क पे अवेलेबल होने की ज़रूरत होती है, जिसे हम डीबीएस प्रोवाइडर जी न्यूज़ चैनल को रिसीव करने के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रेंटेड ट्रांसपोंडर पे सिग्नल को भेजते हैं।
ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वीडियो भेजने से पहले प्रोग्राम सोर्स सूटेबल पॉइंट पे एडवर्टीजमेंट इंसर्ट करता है और ये चैनल के लिए इनकम का पहला सोर्स होता है, जहाँ से वो पैसा कमाते हैं, जहाँ से चैनल कंपनियां पैसा कमाते हैं। अब जी न्यूज़ चैनल आमतौर पर एक पॉइंट पर अवेलेबल होता है और कोई भी डीबीएस प्रोवाइडर प्रोग्राम सोर्स के साथ बिजनेस एग्रीमेंट करने के बाद सिग्नल तक पहुंच सकता है, उसके सिग्नल को यूज कर सकता है। इसी तरह डीबीएस प्रोवाइडर ऐसे कई चैनल्स प्रोग्राम सोर्स से सिग्नल कलेक्ट करता है अपने ब्रॉडकास्ट सेंटर में। वे इन सभी कंटेंट को एक साथ क्लब करते हैं और एमपेग कंप्रेशन करते हैं, सिग्नल को इनक्रिप्ट करते हैं और वीडियो फॉर्मेटिंग करते हैं। इसके बाद डीबीएस प्रोवाइडर सैटेलाइट पे अपना ट्रांसपोंडर पर सिग्नल सेंड करते हैं। ऐसे डीबीएस प्रोवाइडर ट्रांसमिट होने वाली बड़ी अमाउंट में जो डेटा है उसको संभाल करके रखने के लिए ट्रांसपोंडर को रेंट पे लेते हैं, क्योंकि उनका डेटा ज़्यादा होता है तो उसको हैंडल करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए वो और बहुत ट्रांसपोंडर उनको रिक्वायर होता है, तो इसके लिए वो रेंट पे लेते हैं। इस तरह से लगभग 400 से 450 500 चैनल्स सिग्नल डीबीएस प्रोवाइडर के सैटेलाइट पर अवेलेबल होता है। अब हम सिग्नल ट्रांसमीटर के लास्ट स्टेज में आते हैं। यूजर को सिग्नल का ट्रांसमिशन यहाँ डिश एंटीना को अपने डीबीएस प्रोवाइडर के सैटेलाइट को फेस करके लगवाना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम एंटीना लगवाते हैं घर में टाटा स्काई और डिश टीवी का, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे सेट करते हैं, फ्रिक्वेंसी पे सेट करते हैं, तो ही वो कनेक्ट होता है। और ये जो रेंज होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग प्रोवाइडर्स का जो एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब मान लो आप अपने घर में एक टाटा स्काई और डिश टीवी का 2 एंटीना लगवाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एक ही एंगल पर रहेगा, क्योंकि उनके जो सैटेलाइट होते हैं वो अलग अलग पार्क किए होते हैं, ऑर्बिट में अलग अलग जगह पे पार्क किए होते हैं, इसलिए वो दोनों का एंगल डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग डीबीएस प्रोवाइडर के लिए डिशेस के अलग अलग एंगल्स होते हैं, भले ही सभी डिशेस एक ही लोकेशन पर क्यों न हो। ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग प्रोवाइडर अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट का यूज करते हैं। आपके घर में डिश को जो सिग्नल सेंड किया जाता है वो इनक्रिप्टेड होता है टू प्रिवेंट फ्रॉम पायरेसी, मतलब डेटा चोरी न हो इसलिए इनक्रिप्ट करती है प्रोवाइडर कंपनियां। और जो कार्ड आपके सेटअप बॉक्स में होता है वो उसे वापस डिक्रिप्ट करता है। क्या आप जानते हैं सैटेलाइट टेलीविज़न पर जो लाइव चैनल आपके घर में आता है वो वास्तव में कुछ सेकेंड के डिले से आता है। ब्रॉडकास्टिंग सेंटर जो सिग्नल को सेंड करता है वो आप तक पहुंचने से पहले 2 सैटेलाइट के माध्यम से एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। भले ही ये सिग्नल लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, लेकिन इतनी लंबी दूरी लगभग 0.5 सेकेंड की देरी का कारण हो सकता है। अब हम बात करेंगे यूट्यूब या फेसबुक पे वीडियो जो होते हैं उसमें बफरिंग क्यों होते हैं। जब हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो उसमें बफरिंग होती है। बफरिंग मतलब रुक रुक करके प्ले होना। तो ये क्यों होता है? जैसा कि हम जानते हैं सैटेलाइट टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्टर 400 या 500 चैनल प्रोवाइड करता है और यूजर्स को इन्हीं 400-500 चैनलों में से एक चैनल सेलेक्ट करना होता है एट अ टाइम। जबकि इंटरनेट पर हर एक यूज़र का डिमांड होता है, हर एक यूज़र को, और वो डिमांड बहुत अलग होता है। वीडियो चूज करने के लिए लाखों वीडियोज़ होते हैं। ब्रॉडकास्टर चैनल पे तो सिर्फ 400 या 500 होते हैं। इंटरनेट पे लाखों करोड़ों वीडियो होते हैं, उनमें से चूज करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टीवी ब्रॉडकास्टर द्वारा ट्रैफिक अमाउंट कम होता है और जो इंटरनेट पे होता है वो ट्रैफिक अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण से जो यूट्यूब या फेसबुक पे हम वीडियो देखते हैं वो बफरिंग करता है, रुक रुक कर चलता है। तो यही इसका मेन कारण है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।